तो अब क्या होता है कि स्पोर्स की कंडीशन में डीएनए इनक्लोज्ड होता है विद इन, डीएनए अंदर ही होता है, तो ये इसलिए काफी समय तक सरवाइव कर पाते हैं। जब कंडीशन सही आएगी दे विल जर्मिनेट और नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे या अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम कर लेंगे। दैट इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, इसी तरीके से आपके बर्ड्स, प्लांट की, अगर आप एक प्लांट देखो कभी भी, आप देखते हो कभी कभी तो प्लांट के केस में क्या होता है, बहुत अच्छे से पत्ते लगे हुए हैं, लेट्स से प्लांट में फूल भी लगा हुआ है, बट एट सर्टन मोमेंट आपको कभी कभी ऐसे छोटी छोटी बर्ड्स दिखाई देती हैं जो अभी तक शायद ग्रो नहीं करी होती, मतलब शायद हो सकता है वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है, एंड दे आर कॉल्ड एज डॉर्मेंट बर्ड। वो बर्ड, व्हाट बर्ड होती क्या है, एक जिंदगी इनक्लोज्ड होती है। फ्लोरल बड में एक फ्लावर की जिंदगी होती है, एक नॉर्मल बड, अगर एक स्टेम की बात करूं तो एक बड के अंदर टेंडेंसी होती है या तो कल को एक बड़ी सी स्टेम बना देगा, या एक ब्रांच बना लेगा, या फ्लावर बना देगा, दैट इज बड, कंपैक्ट मास ऑफ द स्टेम, है ना। डॉर्मेंट सीड्स होते हैं, इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, भाई ऑब्वियसली बात है, रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म करने की आवश्यकता ही क्या है जब उसको कोई काम ही नहीं करना है, रेस्पिरेशन कुछ काम इसका बहुत लोअर हो जाता है, उतना कि बस सर्वाइव कर सके या जो पहले कभी होगा उसको यूज कर लेगा, दैट इज हाउ दे सर्वाइव। इसी तरीके से फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई, नए पत्ते बन जाएंगे बड में से, स्टेम बन जाएगी, फ्लावर बन जाएगा और सीड्स जर्मिनेट कर जाएंगे, दैट इज हाउ व्हाट दे विल डू जब डॉर्मेंसी का टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस आपको बताई थी, व्हाट आर रेगुलेटर्स, व्हाट आर कॉन्फॉर्मर्स, व्हाट आर पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स में आपको मैंने एक बताया, माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, माइग्रेशन के बाद आपको बताया दे विल सस्पेंड। सस्पेंड कैसे करते हैं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापॉज, डॉर्मेंसी, ये सारी बातें आपके टिप्स पर होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अडैप्टेशन। अब ये बात है कि ऑर्गेनिज्म अडैप्ट कैसे करता है अपने आसपास की चीजों को। अब हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स अडैप्ट करते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अडैप्ट नहीं करेगा नेचर उसको सिलेक्ट नहीं करेगी। एक जिराफ की नेक लंबी हुई, एक टाइम पर जिराफ सारे एक नॉर्मल मॉडरेट नेक वाले थे, छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो ग्राउंड वाली वेजिटेशन थी, घास फूस से उनका काम नहीं बन रहा था, उन्होंने पेड़ों के पत्ते खाने शुरू करे। बट उस वक्त कुछ एक जिराफ ऐसे थे जिनकी नेक थोड़ी सी लंबी थी, या विच वर ट्राइंग, कि जो बड़ी नेक वाले थे उन्होंने देखा वही सरवाइव कर पा रहे थे, अडेप्ट करा सबने। आगे आने वाली सारी जनरेशन में लॉन्ग नेक आई, जो शॉर्ट नेक वाले थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, नहीं बचे। तो नेचर तब सिलेक्ट करेगी आपको अगर आप अडेप्ट कर पाओगे। बोलते ना जिंदगी में हमें भी वी हैव टू डू संघर्ष, हमको अडेप्ट करना पड़ता है चीजों को, है ना, चीजें सहनी पड़ती है। जितना ज्यादा आप सह पाते हो, जितना ज्यादा आप टॉलरेट कर पाते हो चीजों को, उतना ज्यादा आप लाइफ में बेटर करते हो। वैसे ही नॉर्मली नेचर में भी अडेप्टेशन होती है, जितना आप चीजों को अडेप्ट कर लोगे, है ना। अब जैसे ऑफलाइन क्लासेस थी, अब हमने ऑनलाइन क्लासेस में अडेप्ट किया है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो अडेप्टेशन का मतलब क्या है, अब अडेप्टेशन हो सकती है मॉर्फोलॉजिकल हो, मतलब ऑर्गेनिज्म जैसे उसके स्ट्रक्चर थे बॉडी के उसमें कोई चेंज आ गया, फिजियोलॉजिकल। सर फिर से बताइए, हाँ जी, फिर से बताइए प्लीज। कैन यू रिपीट, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं आप। टेल इट अगेन। आप दोबारा रिपीट करेंगे, थोड़ा वॉइस मुझे कट रहा है आपका। यू कैन इवन राइट इन चैट बॉक्स अगर नहीं क्लियर हो रहा। यस, क्या पूछ रहे हैं आप मुझसे, वॉइस इज नॉट क्लियर एक्चुअली। सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि अडेप्टेशन किस किस तरीके से हो सकती है। मॉर्फोलॉजिकल, शायद ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रक्चर में कोई चेंज ले आए। फिजियोलॉजिकल, अपनी बॉडी में उसके जो एंजाइम बन रहे थे, सिक्रीशंस हो रही थी, उसमें चेंज ले आए। जैसे सर्टेन, एक आपको आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, सर्टेन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं ताकि कोई और इंसेक्ट पेस्ट उन पर अटैक ना कर सके, अपने अंदर, आपको मालूम होगा प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है, उसकी सिक्रीशन, वो सिक्रीशन को कम कर देता है ताकि इंसेक्ट जब उसके पास आए उसको वो नेक्टर, वो सिक्रीशन प्लांट की ना मिले, उसको कोई फायदा ना हो, अडेप्ट कर जाएगा, है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में चेंज ले आए अपनी फिटनेस को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और अडेप्टेशंस ऑर्गेनिज्म पास कर सकता है एज अ ट्रेट। ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में आने वाली पीढ़ियों में। जिराफ की नेक लंबी हुई, ये एक अडेप्टेशन थी जो आगे आने वाली सब जनरेशंस में पास हुई, बिकॉज वही वाला जिराफ सर्वाइव कर पा रहा था जो लंबी गर्दन से बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों को खा सक रहा था उस वक्त।
during the course of evolution. That is how adaptations work. अब कॉमन एग्जांपल्स में आ जाओ. सबसे पहले आ जाता है अडेप्टेशन टू द डेजर्ट एनवायरनमेंट. अब डेजर्ट वाला एनवायरनमेंट है. अब डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म कैसे अडेप्ट करता है. सो उसका एग्जांपल आता है आपके पास कि कैंगरू रैट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट. ये जो कैंगरू रैट है इसका केस स्टडी है छोटा सा. ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट वाली इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे सर्वाइव करता है. तो ये जो कैंगरू रैट है ना वो क्या क्या करता है. एक तो ये अपनी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप बात करते हो ट्राइग्लिसराइड्स की, व्हाट आर ट्राइग्लिसराइड्स. इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, आप पढ़ते हो ना फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स. तो फैटी एसिड्स वाले टॉपिक में आपके पास ट्राइग्लिसराइड वाला कॉन्सेप्ट आता है. तो ये अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट करते हैं. मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स बोल सकते हो. अपने फैटी एसिड्स को मेटाबोलाइज करवाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़कर फैटी एसिड्स बनवाते हैं. फैटी एसिड्स जब बनेंगे वहां से वाटर का लिबरेशन होगा. अगर कोई डेजर्ट का एनवायरनमेंट है, आप खुद ही सोचो, अगर एक डेजर्ट का एनवायरनमेंट है वो कोशिश करेगा कि पानी ज्यादा से ज्यादा उसके पास अवेलेबल हो, बचा रहे, जो है भी और वैसे भी अवेलेबल भी है वो भी और आ जाए उसके पास. उसके अलावा वो कंसंट्रेटेड यूरिन पास करता है, मोर एज सॉलिड. व्हाट इज अ कंसंट्रेटेड यूरिन? जिसमें कि पानी की मात्रा होगी कम, ज्यादा सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि उसको कोशिश करनी है कम से कम उसके अंदर बॉडी में क्या हो, वाटर कंजर्व रहे. ठीक है. दैट इज हाउ, अगर मैं बात करूं कि एक ऑर्गेनिज्म किसी डेजर्ट एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करता है. ठीक है. एक तो मैंने बोला कि फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू एनहांस, ताकि फैटी एसिड्स जब बनेंगे वहां पर वाटर का डेफिनेट क्या होगा, फॉर्मेशन, एंड उसको वाटर चाहिए. यस, इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स वी कैन आल्सो टॉक अबाउट दैट. ठीक है. सो दैट इज हाउ, जब आप एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हो कि वो डेजर्ट एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करता है. ठीक है. इज इट ऑल क्लियर? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब एक आपके सामने अगर मैं कैमल की ही बात कर लूं, उसके चलो ठीक है, उसके साथ आपको एक कैमल के ही मैं सर्टेन पॉइंट्स, आप सबने कैमल देखा होगा, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं जिसको. आप लोगों ने कैमल के केस में देखा होगा कि इसके केस में इतनी ज्यादा जैसे डेजर्ट में रेत होती है, उसके लिए इसकी लॉन्ग आई लैशेज होती हैं. बड़े कॉमन चीजें देखो जरा, आपने ऑब्जर्व करी होंगी. और अगर मैं बात करूं, इतनी ज्यादा इस कैमल के अंदर थिक फर होता है. डेजर्ट के लिए इसके पास वाइड फीट होते हैं. हम्प होता है जो फूड को या सर्टेन वाटर को स्टोर कर पाता है ना. तो ये सर्टेन चीजें हैं जिस तरीके से आई कैन टेल कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डेजर्ट वाले एरिया में, डेजर्ट वाले इलाके में कैसे सर्वाइव करता है. दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. अब ये तो एक नॉर्मल कंडीशन थी जो मैंने आपको बता दिया. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है बिहेवियरल अडेप्टेशन. ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में कैसे चेंज लाता है. अब उसका एग्जांपल है कि अगर मैं डेजर्ट लिजर्ड की बात करूं, तो डेजर्ट लिजर्ड के केस में मेरे पास क्या होता है. डेजर्ट लिजर्ड के केस में जब बहुत ज्यादा आप कह सकते हो टेम्परेचर लो हो जाता है, व्हेन टेम्परेचर इज लो, बहुत ठंडा वाला टाइम आ चुका है, डेजर्ट लिजर्ड जो है बास्क करती है सन में. व्हाट डज दैट मीन इफ आई से बास्क इन द सन? उसमें क्या होता है, बास्किंग इन द सन, थोड़ा देर आप कहते हो ना, सर्दियां होती हैं, आप लोग धूप में बैठ जाते हो, यू टेक दैट सन फॉर सम टाइम. तो वो चीज क्या है, बास्किंग इन द सन. दैट इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक डेजर्ट लिजर्ड. फिर जैसे ही टेम्परेचर लो टेम्परेचर से नॉर्मल पे आएगा, कूलिंग डाउन होगा उसका शैडो में. तो बिहेवियरल अडेप्टेशन थी कि जब बहुत ज्यादा उसको ठंड लगी, वो सन में बास्किंग के लिए चला गया. जब नॉर्मल होने लगा, ज्यादा गर्म होने लगा, तब वो शैडो में आ गया. दैट इज हाउ बिहेवियरल अडेप्टेशन वर्क्स इन अ डेजर्ट लिजर्ड. ठीक है. ये तो डेजर्ट लिजर्ड की बात हो गई. इसी तरीके से अगर आप सबने क्लास 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा होगा, आपने देखा होगा डेजर्ट कंडीशंस, जिसको आप ज़ेरोफिटिक कंडीशन भी बोलते हो, कंडीशंस व्हिच आर ड्राई एंड एरिड. वहां पर आप देखते हो ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है चीजें, वहां पर फाइलोक्लेड होता है. फाइलोक्लेड क्या होती है, स्टेम की मॉडिफिकेशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीड. फाइलोक्लेड क्या होता है कि आपकी जो स्टेम है वो पत्ते जैसी हो जाती है, फ्लैट, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक हो जाती है. दैट इज व्हाट हाउ देयर स्टेम लुक लाइक. ठीक है. इसे हम फाइलोक्लेड बोलते हैं. एंड उसके साथ साथ आपको पत्तों की जगह पर यहाँ पर स्पाइन्स दिखते हैं. जैसे कि आप एग्जाम्पल्स की बात करो, आप ये बात करते हो अपंचिया के केस में. ठीक है.
कैक्टस के केस में, यूफॉर्बिया के केस में। ये सारी बातें आप क्लास 11 के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ लेते हो। फाइलोक्लेड और स्पाइन, ये डेजर्ट कंडीशन जीरोफिटिक एरिया के लिए अडेप्टेशन है। ये स्पाइन्स का मकसद क्या होता है? दे प्रिवेंट फ्रॉम एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्रिवेंट एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? अब आपकी बॉडी में इवेपोरेशन होती है, पानी का लॉस होता है स्वेटिंग से। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है, जिससे कि वाटर का लॉस होता है उनके सरफेस से, उनके पत्तों से, है ना। सूरज बहुत ज्यादा तेज होगा, वो स्ट्रॉ लगा के एक तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से पानी को खींच लेता है। दैट इज ट्रांसपिरेशन, है ना। उसको प्रिवेंट करने के लिए, भाई ये तो पहले ही पानी जहां कम है वहां पर रह रहे हैं, इनका क्या होगा अगर जो पानी है वो भी चला गया? दैट इज वाई दे प्रिवेंट। अगर पत्ते ही नहीं होंगे, ट्रांसपिरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट इज वाई द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू द स्पाइन्स। ठीक है। उसके अलावा आप देखो, एक नॉर्मल पत्ते की जब आप बात करते हो, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट उसके, अगर मैं पत्ते के स्टोमेटा की बात करूंगा, जस्ट वेट, तो अगर एक लीफ के स्टोमेटा की बात करूंगा, तो अगर एक पर्टिकुलर लीफ के स्टोमेटा की बात करूंगा ना, इट वुड लुक लाइक दिस। ऐसा एक नॉर्मल स्टोमेटा होता है जिससे कि गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, आपके पास ऑक्सीजन चली जाती है बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन, है ना। लेकिन हमको गैसियस एक्सचेंज, और आपको मालूम है कि ट्रांसपिरेशन मेजरली 90% प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू भी होती है। तो डेजर्ट एनवायरनमेंट वाले प्लांट्स क्या करते हैं, इनके स्टोमेटा जो है ना, अगर आप इनका स्टोमेटा देखोगे, पहले बात तो पत्ते बिल्कुल ऐसे रिड्यूस्ड होते हैं, ऐसा बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टोमेटा होगा। ये जो रिड्यूस्ड स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा को बोलते हैं संकन स्टोमेटा। आई होप स्टोमेटा आप सबको मालूम है, क्लास 11th का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ते हो। स्टोमेटा स्पेशल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, जो कि ट्रांसपिरेशन में, गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। मालूम है सबको स्टोमेटा के बारे में? तो ये स्टोमेटा संकन हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं, ताकि एक्सेस पानी का लॉस ना हो। दैट इज ऑल्सो अनदर एडेप्टेशन जो डेजर्ट एनवायरनमेंट में मिलती है। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तो दैट इज व्हाई आई से, सॉरी, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारी चीजें आपकी क्लास 11 से लिंक्ड है, तो मेक श्योर आपको वो कॉन्सेप्ट्स पता हो। डेजर्ट एनवायरनमेंट वालों में अडेप्टेशन होती है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इन प्लांट्स को हम कैम प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर चलती है कैम साइकिल। कैम प्लांट्स में क्या होता है, आपको मालूम है, जब दिन में सूरज होगा, वो ट्रांसपिरेशन चाहेगा, स्टोमेटा खुल जाएगा, लॉस ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग हो जाएगा। ये बेचारे सूरज को सैड कर देते हैं। वाई? बिकॉज इनका स्टोमेटा खुलता ही रात को है। अगर रात को खुलेगा, सूरज देवता को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ही इज नॉट गोइंग टू कॉज ट्रांसपिरेशन, तो इनका स्टोमेटा खुलता ही रात को है, तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है वैक्यूल के अंदर, मेलिक एसिड बन जाता है, कैम साइकिल में आप लोग पढ़ते हो। तो अगर स्टोमेटा दिन में खुलेगा ही नहीं, तो एक्सेस लॉस होने ही नहीं देगा वो। तो ये काइंड ऑफ स्टोमेटा, एक और फीचर आ जाता है, इसको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलते हैं। जो स्टोमेटा आपके रात को एक्टिव होते हैं, और जो दिन में होते हैं, दे आर फोटो एक्टिव। See, now firstly we are focusing on class 12 and gradually class 11th also. ठीक है, जहां तक मुझे नॉलेज है, जैसे कोई स्केड्यूल में चेंज आएगा, आई विल गेट टू नो, आप लोग को भी मालूम हो जाएगा। राइट नाउ आई एम आस्क्ड टू टीच यू क्लास 12, और मुझे अभी क्लास 12 ही पढ़ानी है, व्हाट आई एम टोल्ड सो फार। ठीक है जी। तो कैम प्लांट्स, कैम साइकिल, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ये एक अडेप्टेशन और हो गई डेजर्ट एनवायरनमेंट की, है ना। तो आपने अलग अलग डेजर्ट एनवायरनमेंट में आपने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन देख ली, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन देख ली। अब आ जाता है अडेप्टेशन फॉर कोल्ड। कोल्ड के लिए अडेप्टेशन, ठंड में आपने देखा होगा, कभी देखा ठंड में कोई आपका, आपने देखा हो कभी भी गलती से कोई पोलर बियर था ठंडे इलाके में, और उसके इतने बड़े बड़े कान थे, कभी देखा है ऐसा? नेवर एवर पॉसिबल। कभी देखा हो कि पोलर बियर था आपके पास, और इसका इट्स नॉट अ पोलर बियर बट स्टिल इतनी बड़ी टेल हो उसकी? कभी पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज द थिंग। कोल्ड, ठंडे इलाके में क्या हो जाता है, एलन्स रूल लागू हो जाता है। व्हाट इज एलन्स रूल? मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, कि ठंडे इलाके वाले जो मैमल्स होते हैं, उनकी जितनी भी, एक वर्ड आता है एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीम वाले रीजन जितने हैं वो छोटे होते हैं, चाहे उनका नोज है, चाहे उनके ईयर है, चाहे उनकी टेल है, ऑल दीज थिंग्स विल बी शॉर्टर।
उनके लिम्स अक्सर होता क्या है, टू मिनिमाइज द हीट लॉस। मैंने पहले ही बोला था, मोर सरफेस एरिया मोर हीट लॉस, ताकि सरफेस एरिया हो जाए कम, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हीट लॉस डेफिनेटली कम होगा। दैट इज वाई वी से फॉर दीज ऑर्गेनिज्म, जब आप एलन्स रूल की बात करते हो, ठंडे इलाके वाले एनिमल्स की शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, उनके लिम्स छोटे, उनके ईयर्स छोटे, ऑल सो दैट डेफिनेटली दे कैन मेक श्योर कि हीट लॉस कम से कम हो। अगर ठंड इलाके में है, ठंडे इलाके में उनकी बॉडी से हीट का लॉस हो गया तो क्या करेंगे वो, है ना, उतना हीट तो चाहिए ना कि सरवाइव कर सके ठंडे इलाके में। अगर आपकी बॉडी शिवरिंग नहीं करेगी ठंडे इलाके में जाकर, आप तो ठंड में सिकुड़ जाओगे, हीट जनरेट नहीं होगी। दैट इज हाउ दे वर्क। और एक और चीज, जो एक्वाटिक पानी में रहने वाले मैमल्स होते हैं, जैसे कि सील्स होते हैं, कैन यू सी हाउ क्यूट दे आर, सील्स, दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, एडिपोज टिश्यू की एक लेयर होती है उनकी स्किन के नीचे, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लबर। ब्लबर यहां पर बेसिकली वर्क करती है इंसुलेशन का, इंसुलेटर की तरह। इट प्रिवेंट्स हीट लॉस, ये भी हीट लॉस से प्रिवेंट करता है ब्लबर। सो एक्वाटिक मैमल्स में थिक लेयर ऑफ फैट होता है एडिपोज टिश्यू का, जिसको ब्लबर बोलते हैं, जो लॉस ऑफ हीट से बचाता है। ठीक है, सील में एग्जाम्पल है। उसके बाद आपने देखा होगा कि कभी भी आप देखो हिली एरियाज में, पहाड़ों पर जाओ या वैसे ही उससे भी ज्यादा हिली एरियाज में जाओ, आपको हमेशा पत्ते ऐसे दिखते हैं। कभी आपने नहीं देखा कि हिली एरियाज में ऐसे 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 पत्ते प्रेजेंट हैं, वही सेम रीजन। और इसी वजह से एवरग्रीन भी होते हैं। ये पत्ते जनरली शेड नहीं करते हैं इतनी आसानी से। आपने जिम्नोस्पर्म्स पढ़ा होगा क्लास 11th में, आपको याद होगा जिम्नोस्पर्म्स क्या करते हैं, एवरग्रीन रहते हैं हमेशा। उनके पत्ते भी ऐसे होते हैं, नीडल लाइक। क्या क्या मकसद होता है, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस कर सके, हीट लॉस को रिड्यूस कर सके। दैट इज हाउ दे विल सर्वाइव इन दी कोल्ड एनवायरमेंट। दैट इज हाउ एवरग्रीन ट्रीज सर्वाइव। दैट इज हाउ इनको कोनीफेरस ट्रीज भी बोलते हैं, है। जिम्नोस्पर्म्स इस कैटेगरी में आ जाते हैं। सो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। प्लांट्स की अडेप्टेशन फॉर कोल्ड, एवरग्रीन ट्रीज, थिक, नॉट थिक, पॉइंटेड लीव्स होना। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप एक प्लेन एरिया पे हो नीचे और एक बंदा माउंटेन वाले इलाके में, तो क्या होता है, सी लेवल पर मेरे पास एयर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की कमी जनरली नहीं होती है। माउंटेन टॉप में मेरे पास लो एयर डेंसिटी होती है। ऊपर ऊपर जाते 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 जितना हिली पहाड़ों में जाओगे, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, लो एयर डेंसिटी होती है माउंटेन टॉप में। इस वजह से आपने नोटिस करा होगा कि हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होता है। अगर आप कभी दिल्ली से रोहतांग पास, शिमला, बहुत आगे मैक्लोडगंज या उससे भी आगे हाई हिली एरियाज में जाते हो, आपकी बॉडी अडेप्टेशंस शो करती है। अगर मैं बात करूं व्हाट आर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए अडेप्ट करेगी बॉडी। क्या करती है आपकी बॉडी, आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे आप हिली रीजन्स में जाते हो। आपकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है। क्यों, अब आपको मालूम है जितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सीजन उतना यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बाइंड नहीं करेगा, ऑक्सीजन उतनी अवेलेबल होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज द पर्पज कि इट डिक्रीजेस द बाइंडिंग कैपेसिटी, कि जिस शक्ति, जिस प्रगति से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है वो कम हो जाती है एफिनिटी, उतना ज्यादा बाइंड नहीं करता हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ। ये एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है। फिर आप नॉर्मली दिल्ली में आओगे या किसी गर्म इलाके में आओगे, नॉर्मल आपकी HbO2 वापस बनने लग जाएगा। ये शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन है। बट व्हाट अबाउट अ लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन, अगर आप परमानेंटली बहुत ज्यादा पहाड़ों में रहने चले गए हो फ्रॉम अ वेरी वार्म रीजन, गर्म इलाके से, तो आपकी किडनीज एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की मदद से आपके रेड बोन मैरो से स्टिमुलेट करवाएगा कि आरबीसी का काउंट इंक्रीज हो। दैट इज व्हाई को मिलती है आपको कि जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं, माउंटेन टॉप्स, हिली रीजन्स, उनकी आप देखो गालें बहुत रेड रेड होती हैं, चीक्स आर रेड। व्हाई, बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड्स में परमानेंटली उनकी किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की मदद से रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करवाती है, एक सिग्नल देती है कि रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें। हाई आरबीसी का काउंट होगा, रेड ब्लड सेल ज्यादा से ज्यादा होंगे, कभी कमी नहीं आएगी, और ब्लड में जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का भी वहां पर सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो जाता है।
एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कि आप हाई ऑल्टीट्यूड्स में अडेप्ट कैसे करते हो, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप यही बोलते हो इस चीज को, आप जब हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हो किसी गर्म एरिया से, स्टार्टिंग में जो एकदम से जब आप जाते हो आपकी बॉडी एकदम से तो नहीं सिग्नल आता ना, कि आप बॉडी को थोड़ी, आपने कल रात को मैसेज किया था बॉडी को कि हाँ बॉडी पर आप चिपका कर दो कल मैं जाऊंगा पहाड़ियों पर, ऐसा अगर आप कुछ लिख दो तो आपकी सुबह सुबह बॉडी अडेप्ट कर लेगी आपके जाने से पहले। नो, दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी एक्सपोज नहीं होगी उस कंडीशन में, तब तक बात नहीं बनेगी। फॉर दैट रीजन आप कभी गर्म इलाके से लाइक दिल्ली तो रोहतांग पास से ठंडे इलाके में जाते हो, you feel or you experience altitude sickness, एक ऐसी कंडीशन जहां आपकी बॉडी में जनरली क्या होता है, नॉजिया सही से फील नहीं होता है, यू फील वॉमिटिंग, एक्सेस फटीग हो जाता है ना। एक कॉमन सिम्टम्स होते हैं, देखने को मिलते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस में। आप सडनली जब एक बहुत हिली रीजन्स में चले जाते हो फ्रॉम अ वार्मर रीजन, इस वजह से फिर आपकी बॉडी पहले तो शो करती है शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, उसको लगा बंदा ढीठ है ये जाने वाला है नहीं, तो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन में ब्रीदिंग रेट बढ़ा था, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने वाली एफिनिटी कम हो गई थी, लॉन्ग टर्म में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। दैट इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। तो ये देखो किस किस तरीके की अडेप्टेशंस हो गई, राइट। चलो, अब सर्टेन माइक्रोब्स ऐसे हैं जो बॉस की तरह रहते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इतने गर्म रीजन्स होते हैं ना आपके गीजर्स का बॉटम, वहां पर भी कई सारे माइक्रोब्स रह लेते हैं जहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इन ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको बेरोफाइल्स भी बोलते हैं, जो कि हाई प्रेशर को टॉलरेट कर सकते हैं, और जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं उसको थर्मोफाइल बोलते हैं, हाई टेम्परेचर लविंग ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के टीचर्स ने आपको बैक्टीरिया में ग्रुप कराया होगा, आर्कियाई बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव एक्सट्रीम ऑफ द कंडीशंस। वहां पर एक कैटेगरी आती थी थर्मोएसाइडोफिल्स विच प्रेफर वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये वो वाले माइक्रोब्स हैं। बेरोफाइल्स विच आर हाई प्रेशर लविंग, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, जो आप बिल्कुल डीप थर्मल, बहुत जमीन के नीचे चले जाओगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सॉरी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वहां पर कई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, दे आर बैरोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं फिश जो पोलर रीजन्स में रहती है, देखो एक नॉर्मल सी लेवल आपके पास, आइस आपको मालूम है पानी से लाइट होती है, इसी वजह से आइस आपकी फ्लोट करती है, बर्फ डूबती नहीं है, इट फ्लोट्स। 4 डिग्री सेल्सियस की अगर मैं बात करूं उसकी बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाती है, सो इस वजह से 4 डिग्री सेल्सियस वाले पर जो पानी होता है बहुत ज्यादा डेंस होता है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस सबसे नीचे होता है, सबसे ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिश अडेप्टेड होती है टू सर्वाइव इन 4 डिग्री सेल्सियस। अब आप सोचो इतना ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस ठंडे इलाके में फिश कैसे सर्वाइव कर पाती है। फिश के केस में मेरे पास उनकी बॉडी में होते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूट या प्रोटीन्स। फिश की बॉडी में ये एक अडेप्टेशन होती है फिजियोलॉजिकल, वो बॉडी में एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स बनाता है ताकि जितनी मर्जी ठंड हो ये फिश सर्वाइव कर पाएगी। इट इज अडेप्टेड टू सर्वाइव इन दिस वाटर टू द बॉटम ऑफ द लेक्स वेयर टेम्परेचर इज वेरी कोल्ड, because they have anti-freeze solutes, anti-freeze proteins, जो क्या करेगा, it will not let body fluids to freeze, ये बॉडी फ्लूइड्स को फ्रीज होने नहीं देंगे, एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स या एंटी फ्रीज प्रोटीन्स, ठीक है। इसी तरीके से वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, देयर आर सर्टेन फिश एंड इनवर्टिब्रेट्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी है उससे 100 गुना ज्यादा प्रेशर बॉटम में लेक्स के वाटर बॉडीज के दे कैन सर्वाइव। मैंने बोल दिया था दे आर बैरोफाइल्स, any organisms which can survive a very high range of pressure, they are barophilic organisms. So that is how organisms adapt morphologically, behaviorically and physiologically. आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म ने अपने स्ट्रक्चर में कैसे चेंज लाया, कहीं पर उसके पत्ते बिल्कुल एकदम पतले नैरो हो गए, है ना, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो, कहीं स्टोमेटा संकन हो गए, कहीं स्पेशल प्रोटीन बनने लगे बॉडी के अंदर, कहीं शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन आई, कहीं लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन आई। That is what all you need to remember with examples। एक लिस्ट आउट कर लेना कौन कौन से अडेप्टेशंस में ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। इज इट ऑल क्लियर टू एवरीवन? आज की क्लास में जो बताया सबको समझ में आया? अगली क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आएंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? हाँ जी,
प्लीज लेट मी नो विद योर ऑडियो, मुझे बोलकर बताओ, मुझे पता चले आप लोग बोल सकते हो, एंड फ्रॉम द चैट बॉक्स। आई होप सारी बातें जो बताई हैं दे आर वेरी 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 क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगली क्लास में वी विल टॉक अबाउट पॉपुलेशन इकोलॉजी। प्लीज ये सारी चीजों को नोट करना। आई होप कुछ ने साथ साथ नोट भी करी होगी, ठीक है। So have a good time, take care, and please make sure आप लोग मेरे साथ ही भी पढ़ना है। Whenever the class ends, please give that 5-star feedback because it is very important for us to work efficiently. ठीक है, फीडबैक देना मत भूला करो जब भी क्लास एंड होती है। एंड आई होप थिंग्स वर वेरी क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है अभी भी, यू पीपल कैन लेट मी नो, ठीक है। इज इट ऑल क्लियर? एक दो चीजें एडिशन वाली फटाफट से बता देता हूं। एक आपको एलन्स रूल बताया था, आप जब बुक्स पढ़ोगे बुक्स में आपको मिलेगा बर्गमैन्स रूल, डिटेल नहीं आएगी, मेजर बात याद रखना। रेंशेस रूल, आप कहीं बुक में कहीं इधर उधर पढ़ो, आप सोचो कि ये तो हमें बताया नहीं था, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, बट स्टिल आ जाता है कभी कभी। तो जैसे एलन रूल में मैंने क्या बोला था कि ठंड में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स होते हैं शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज होती हैं। बर्गमैन रूल क्या बोलता है कि जो बॉडी साइज होता है, बॉडी साइज, जो ऑर्गेनिजम्स कोल्डर रीजन्स में रहते हैं उनका बॉडी साइज जो है इट इज क्वाइट लार्ज, ठीक है। दे हैव अ लार्ज बॉडी साइज कंपेयर टू द ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके वार्मर रीजन्स में रहते हैं। रेंशेस रूल स्पेसिफिकली बात करता है विंग्स ऑफ द बर्ड्स। वो बोलता है कि जो बर्ड्स आपकी रहती है कोल्डर रीजन्स में, उनके विंग्स कैसे होते हैं, थोड़े नैरो होते हैं, ठीक है। ये रूल में क्या होता है वो पता होना चाहिए। जॉर्डन रूल क्या बोलता है कि जो फिश होती है, ये सारे कोल्ड रीजन्स की बात कर रहे हैं, कोल्ड रीजन्स की जो फिश होती है इनके केस में जो वर्टिब्री होती है दैट इज मोर। बस मेजर बात बता दी है, इतना बस याद रखना, ठीक है। देखो बापन, मेजरली इस वक्त आपको मोस्टली चीजें अंडरस्टैंड करनी है। आई कैन नॉट गिव यू एक्स्ट्रा टाइम कि आप लोग सारी चीजों को नोट करो, बिकॉज दैट इज हाउ हर एक सेशन प्लान होता है। सो मेक श्योर चीजों को क्विकली नोट करने की कोशिश किया करो, बिकॉज मैं हर स्लाइड में जो लिखा है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताता हूँ, तो आपके पास आई थिंक काफी टाइम हो जाता है। अदरवाइज ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली, आपके पास जल्दी ही डैशबोर्ड पर सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। अभी शायद होंगे भी, अगर अभी नहीं है तो सून दे विल बी अवेलेबल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे कि एक सेशन प्लान है फॉर 80 मिनट्स, दैट इज हाउ यू हैव टू डू दैट, बिकॉज़ अगर नोट करने में टाइम लगेगा तो फिर सेशन छूट जाएगा। यस ईशा, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। हाँ जी बोलो। सर रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? सर रिकॉर्डेड सेशंस नहीं मिल रहे हैं। नहीं है, मैं एक बार पूछ लूंगा, बिकॉज दे आर सेइंग कि अभी एक्चुअली थोड़ा चीजें मॉडिफाई हो रही हैं, बट डेफिनेटली सून दे विल बी मॉडिफाइड, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। बट अभी आपको साथ साथ कोशिश करनी है कि मैं आपको मालूम है हर स्लाइड पर जो लिखा है उसके अलावा बताने में बहुत टाइम लेता हूँ एक्सप्लेन करने में, तो क्विक नोट्स बनाने की हैबिट डाल लो। आप सोचोगे कि एक एक लाइन हम बहुत टाइम लगाकर लिखें, पैराग्राफ्स लिखें, उसमें आपको टाइम लगेगा, फायदा भी नहीं है, बिकॉज आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे पहले फोकस करना है ताकि चीजों के कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में फीड अप हो जाए, ठीक है। आई विल आस्क वन मोर टाइम, कितने टाइम तक अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास, बट डेफिनेटली हमेशा से डैशबोर्ड पर बुक्स अवेलेबल होते हैं, ये सारी स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं। अदरवाइज आप लोगों के पास मॉड्यूल्स तो होंगे, सबके पास है मॉड्यूल्स, उनका पीडीएफ का लिंक होगा, ई बुक्स का लिंक होगा। इज इट विद एवरीवन? नो सर, नहीं है, आई थिंक होना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाट इज देयर, बट स्टिल कुछ नहीं है। मेक श्योर दिस थिंग, एनसीईआरटी जितना आज मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी रीड आउट करो, दैट्स इट, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर, आकाश वाली बुक्स है ना आकाश की बुक्स? यस सर। ठीक है, वही देखो जो यहाँ पर बताया जा रहा है, इट इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन देयर, लेकिन हमेशा याद रखना मेरी क्लास के बाद आपको पहले फोकस करना है एनसीईआरटी पर। आज छोटा सा टॉपिक हुआ है रिस्पांस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी के बाद आपको मॉड्यूल पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ये पहले मेरे को 100% चाहिए, आप लोग की 100% होनी चाहिए,
ये अगर ज्यादा अच्छे से ना भी करो क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, दैट विल बी फाइन, लेकिन 100% एनसीईआरटी करना ही करना है आफ्टर योर क्लास, ठीक है। सो ये एक पैटर्न बनाकर चलो, एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड सूनर, ठीक है। चलो टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, अगली क्लास में मिलते हैं। एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लग सकता है टर्मिनोलॉजीज कुछ अजीब अजीब सी आएंगी, बट दैट इज फाइन, वी विल डू इट इन अ वंडरफुल वे। और क्विक रनिंग नोट्स की एक हैबिट बना लो, आपकी हैंड राइटिंग वैसे ही फास्ट हो जाएगी। हाँ जी, टोपी खातून, यू वांट टू से समथिंग? नोट्स कहाँ मिलता? देखो मैंने बोला है नोट्स, आपका जो ये डैशबोर्ड है जहां पर आपके क्लासेस के लिंक्स आते हैं, वहां पर डैशबोर्ड पर अवेलेबल होगा विद इन सम डेज। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग के डैशबोर्ड पर क्या चीजें अवेलेबल है नहीं है, आई विल आस्क, बट फॉर टाइम जब तक ये वाली स्लाइड्स आपके पास नहीं आ रही हैं, सिर्फ नोट्स में आपके पास ये वाली स्लाइड्स आएंगी स्पेसिफिकली, तब तक मैंने बोला है गो थ्रू योर एनसीईआरटी, जो क्लास में बताया जाता है उतना टॉपिक नोट करो। जैसे आपको मालूम है आज मैंने ऑर्गेनिजम्स का रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स बताया, पहले इस टॉपिक का एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बाद मॉड्यूल पढ़ो। किसी भी नोट्स में देखो कोई जादू नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्लास में, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट आई विल आस्क, और मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं कब तक है, बिकॉज ये नया प्लेटफॉर्म है, तो देखो चीजें डेफिनेटली डेवलप हो रही हैं ग्रेजुअली, ठीक है। पहला फोकस क्लास के बाद एनसीईआरटी जो पढ़ाया है, एनसीईआरटी कभी मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ दो, चाहे एनसीईआरटी मत छोड़ना। और जो क्लास में बताया है आज जितनी स्लाइड में, वो सारा एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इतना है कि यहाँ पर पिक्चर्स हैं, एनसीईआरटी में पिक्चर्स नहीं होती हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है सारा, ठीक है। चलो टेक केयर, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ, वैसे ही 5 मिनट एक्सटेंड हो चुका है। हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, प्लीज भूलना मत क्लास के बाद फीडबैक देना हमेशा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है बच्चों, टेक केयर।